नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की अंतिम क्लास है। जैसा कि हमने थंबनेल पर लिखा हुआ भी है कि तृतीय प्रश्न पत्र की अंतिम क्लास, तो सच में आज आपका तृतीय प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज की क्लास में हम जो पिछला टॉपिक हमारा पुराना था कि विभिन्न अधिगमकर्ता की आवश्यकता में समरूपता के मुद्दे, तो इसी संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हमने 4 विभिन्न प्रकार के बालकों का अध्ययन किया था, जैसे कि विशिष्ट बालक, उसके बाद हमने मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, ठीक है। इन सभी बालकों का हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि ये बालक क्या होते हैं और इनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए उनके लिए। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि अधिगम असमर्थ बालक, ठीक है। इसके बाद श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, शारीरिक अक्षमता वाले बालक, इन बालकों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और ये बालक किसे कहा जाता है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपके मूल विचार होना चाहिए कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, जहां न समय वहां कमेंट करिए, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके हमारा भी उत्साहवर्धन साथ में करते चलिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम कि अधिगम असमर्थ बालक। ये अधिगम असमर्थ बालक आज हमारा 5वां है, ठीक है। 4 हम बालकों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो 5वां बालक जो है, जो हमने लिखा विभिन्न अधिगमकर्ता, यानी विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता, यानी विभिन्न प्रकार के छात्र, ठीक है। तो इसमें 5वें नंबर पे आता है अधिगम असमर्थ बालक। यह भी बालक का एक प्रकार है, अधिगम असमर्थ। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि अधिगम असमर्थ, अधिगम मतलब कि सीखना, असमर्थ मतलब कि समर्थ नहीं है। यानी कि जो बालक सीखने में समर्थ नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अधिगम असमर्थ बालक कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया उसका अर्थ। अब हम बात करें परिभाषा की, क्योंकि परिभाषा की अगर बात करें तो अमेरिका की अपंगों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने एक परिभाषा दी है ये अधिगम असमर्थ बालकों को लेकर के। वह परिभाषा देखिए आप सभी के समक्ष लिखी हुई है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप। देखिए, बालकों की विशिष्ट अधिगम असमर्थता बालक के द्वारा भाषा को लिखने या बोलने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक या एक से अधिक सुचारू रूप से प्रणाली का कार्य न कर पाना होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी बालक अधिगम असमर्थ होता है वह भाषा को लिखने या बोलने में क्या करता है, एक या एक से अधिक सुचारू रूप से प्रणाली का कार्य न कर पाना होता है। यानी कि या तो वह भाषा को लिख नहीं पाता है, या तो भाषा को बोल नहीं पाता है, या एक से अधिक, यानी कि या तो बोल भी नहीं पाता और लिख भी नहीं पाता है, दोनों, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार की कमियों का मुख्य आधार बोलने, सुनने, समझने, विचार करने, लिखने तथा वर्तनी दोष से संबंधित होता है। यानी कि जो कमियां हैं बालक के अंदर, ये कमियों का जो संबंध होता है वह लिखने से होता है, बोलने से होता है, सुनने से होता है, विचार करने से होता है तथा वर्तनी में अशुद्धियों से होता है। अब यहीं पे हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आपके ये टेट और सीटेट में प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि पढ़ने में अगर कोई बालक है उसे पढ़ने में समस्या हो रही है तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाएगा, वह किस रोग से पीड़ित है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। जैसे कि पहला है कि पढ़ने में अगर अक्षमता है, यानी कि बालक सही से पढ़ नहीं पाता है, स्पष्ट रूप से अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, तो उसमें किस चीज की कमी है या वह किस रोग से ग्रसित है। तो देखिए, वह रोग का नाम है, अगर उसमें पठन विकार, इसे बोलते हैं हम पठन विकार। अगर बालक में पठन विकार है तो वह जो बालक है वह आपके डिसलेक्सिया से ग्रसित है। नोट कर लीजिएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। अब बात आती है कि कोई बालक गणित में कठिनाई का अनुभव करता है, वह सही से गुणा संक्रियाएं नहीं कर पाता है, तो वह किससे ग्रसित है, तो उसके लिए कहा जाता है डिसकैलकुलिया, ठीक है। गणित में कठिनाई, अगर किसी बालक को गणित में कठिनाई है, गणित में कठिनाई, यह गणित में कठिनाई आगे उच्च स्तर की बात नहीं की जा रही है, यह
प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। अब ऐसा नहीं कि सर में साइंस का कास्टा नहीं आता है तो हम क्या इस रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यह प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है, न कि युवा बालकों की बात हो रही है, यहाँ छोटे बच्चों की बात की जा रही है। तो अगर कोई बालक है जिसको कि जोड़ घटाना में समस्या हो रहा है, गिनती नहीं पहचान पा रहा है, गणित में कठिनाई है, तो किससे ग्रसित है, तो वह आपके डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। डिसकैलकुलिया, ठीक है, वह डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। एक और आता है कि कोई बालक यदि लिखने में कठिनाई का अनुभव कर पा रहा है, सही से नहीं लिख पा रहा है, मात्रा में गलती कर दे रहा है, तो वह किससे ग्रसित है, तो वह डिसग्राफिया से ग्रसित है। तो हम कहेंगे लिखने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, तो वह किससे ग्रसित है, वह बालक जो है डिसग्राफिया से ग्रसित है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है, नहीं तो परीक्षा में जब आएगा तो कहेंगे ये क्या होता है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो वहां पे समस्या हो जाती है। ठीक है, डिसग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी परिभाषा, कॉविल और फोर्नेस के अनुसार, कॉविल और फोर्नेस ने एक डिफिनेशन दिया अपना अधिगम असमर्थ बालकों के लिए कि अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते, यानी जिनमें अधिगम असमर्थता सहित, यानी जिनमें अधिगम असमर्थता होती है, ऐसे बालक उस तरीके से नहीं सीखते हैं जितना अधिगम समर्थी लोग सीख लेते हैं। जितना अधिगम करने वाले समर्थ जो बालक होते हैं, योग्य होते हैं, जितना वो सीखते हैं उतना अधिगम असमर्थी बालक नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद चाहे उनके पास समान बुद्धि क्यों न हो, यानी कि जो अधिगम असमर्थ बालक हैं, अगर इनके पास सामान्य बुद्धि है भी तो वह क्या करते हैं, वह सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाते हैं, वह सही ढंग से चीजों को नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। परंतु उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। वही बात हो गई कि उनका मन लगता है लेकिन उल जलूल के काम में लगता है, यानी कि जितने गलत कार्य हैं, जितने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके कार्य हैं, उनमें उनका मन लगेगा, लेकिन पढ़ने लिखने में उनका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही बात है कॉविल और फोर्नेस के अनुसार, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको इरेज करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि अधिगम असमर्थ बालक का अर्थ हमने बताया, परिभाषा बता दी। अब हम आपको बताएंगे कि अधिगम असमर्थ बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम में किन संशोधन की जरूरत है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने पाठ्यक्रम के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है कविताओं का अभ्यास करना, यानी कि करना या फिर कराना, दोनों हो सकता है यहाँ पे। तो कविताओं का अभ्यास कराना चाहिए एक शिक्षक को अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण कार्य में, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंतर्गत जो कविताएं होती है उनका बार बार अभ्यास कराने से बालक को कविताएं याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, एक बात का और भी ध्यान देना चाहिए कि जो कविताएं हों वह एक लय में, एक तुक में, ठीक है, बालकों की समझ प्रस्तुत की जाए जिससे कि वह भी लय में गा सके। जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि नेट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि झारखंड के टीचर हैं और वह हमेशा किसी भी चीज़ को गा करके बताते हैं, उनकी तारीफ आपके अमिताभ बच्चन जी भी ने भी की है। तो वह क्या करते हैं कि हर चीज़ को गा के बताते हैं, ठीक है। तो उसी तरह किसी भी चीज़ को जो कविताओं के अगर द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे तो बालक उसे गीत संगीत के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो कविताओं का अभ्यास कराना। आगे बोलकर ध्यान आकर्षित करना। देखिए बोल कर ध्यान आकर्षित करने का मतलब यह है, कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास में शारीरिक रूप से उपस्थित तो होते हैं लेकिन उनका मन कहीं और रहता है, इसीलिए जब बोल करके ध्यान आकर्षित किया जाता है तो बालक कहीं अगर खोए भी होते हैं तो वापस अपनी कक्षा में ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। तो यह भी करना चाहिए। उसके बाद मौखिक निर्देशों को दोहराने के लिए, यानी कि जो मौखिक निर्देश दिया जाता है बालकों को, उनको यह कहा जाए कि उसे फिर से आप दोहराइए। जैसे कि शिक्षक पढ़ रहा है कोई भी चैप्टर, तो
उसको फिर दोहरवाए बालकों से, ठीक है, पढ़ करके फिर उसे पढ़वाना, जिससे कि वे अपने विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किए रहें, ठीक है। उसके बाद वस्तु को वर्गीकृत करने हेतु कहना, यानी कि वस्तु को वर्गीकृत करने हेतु कहना का मतलब यह है कि उनकी दृष्टि का विकास हो सके। जैसे कि हमने गाय, बैल, बकरी, खरगोश, चूहा, बिल्ली, इन सब का चित्र ले लिया, ठीक है। अब चित्र लेकर के आपस में उनको एक बारीक अलग अलग वर्गीकृत करके बता दिया कि ये बाघ है, ये बकरी है, ये बिल्ली है, ठीक है, ये बैल है। उसके बाद हम सबको मिला देंगे, सारे चित्रों को मिला देंगे। अब बोलेंगे बाघ का चित्र निकालो, बकरी का चित्र निकालो, तो इससे क्या होगा, उनकी दृष्टि क्षमता का विकास होगा। पहेली का प्रयोग करना, पहेली का प्रयोग करने से मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि लब्धि बढ़ती है, उनकी IQ बढ़ती है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तो इसीलिए पहले का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद सारी भाव भंगिमा को समझना, बालक की सारी भाव भंगिमा को समझना चाहिए एक अध्यापक को, क्योंकि कक्षा में कभी कभी ये जो बालक होते हैं नीरसता का अनुभव करते हैं, तो यह क्या उबासी लेते हैं, ठीक है, नींद आती उन्हें, इधर उधर देखते हैं, ठीक। तो इस उनके जो लक्षण हैं ये सब न पढ़ने के, इनको शिक्षक को समझ करके तब अपने पाठ्यक्रम को संपादित करना चाहिए। आगे है विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग करना। विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग करके भी एक शिक्षक अधिगम असमर्थ बालकों को उनके पाठ्यक्रम का शिक्षण कार्य जो है वह सही ढंग से सुचारू रूप से कर सकता है, ठीक है। तो यही है विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग। इन 7 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो अधिगम असमर्थ बालक हैं इनके पाठ्यक्रम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे श्रवण दोष से युक्त बालक होते हैं, यानी कि श्रवण बाधित बालक, ठीक है, हियरिंग चैलेंज चिल्ड्रेन, ये किसे कहते हैं और इनका पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बारे में लिखेंगे, विस्तृत आपको जानकारी देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे श्रवण बाधित बालक की। तो सबसे पहले यह जानिए कि श्रवण बाधित बालक किसे कहते हैं। तो श्रवण बाधित बालक उसे कहते हैं जो कि बिना किसी यंत्र की सहायता के नहीं सुन सकते हैं, ऐसे बालकों को हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि कोई बालक होता है, एक ईयरफोन जैसा तार होता है, कान लगा हुआ होता है और नीचे तार गया होता है, ठीक है, वो उसे अपने जेब में प्रायः रखे रहते हैं, उसमें बैटरी लगती है, तो वह यंत्र होता है बालकों को सुनने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, श्रवण बाधित बालक होते हैं, या तो आंशिक श्रवण बाधित होते हैं, ठीक है। और पूर्ण श्रवण बाधित बालक जो होते हैं वह तो यंत्र का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह पूरे रूप से किसी चीज को नहीं सुन सकते, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो श्रवण बाधिता होती है, जो श्रवण बाधिता आपकी है 2 प्रकार की होती है, एक पूर्ण श्रवण बाधित और एक होता है आंशिक श्रवण बाधित, ठीक है। तो पूर्ण श्रवण बाधित और आंशिक श्रवण बाधित जो है, पूर्ण श्रवण बाधित मतलब यह है कि ऐसे बालक जो कि जन्म से ही बहरे हों, न सुन सकने की क्षमता उनमें हो, या फिर बाद में कभी दुर्घटना हो जाने के कारण वे पूर्ण रूप से अपने सुनने की क्षमता को खो देते हैं, ऐसे बालक पूर्ण श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। जबकि आंशिक श्रवण बाधित बालक जो होते हैं वे कुछ हद तक सुन सकते हैं, या उनमें कुछ ही ये अक्षमता होती है न सुन पाने की, ठीक है। यानी कि अगर थोड़ा सा तेज में बोला जाए या स्पष्ट बोला जाए, सही ढंग से उच्चारण किया जाए शब्दों का, तो वे सुन सकते हैं। तो ये होते हैं आंशिक श्रवण बाधित, ठीक है। और पूर्ण श्रवण बाधित हमने बता ही दिया। तो कहने का अर्थ यही है कि ऐसे बालक जो कि बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं सुन सकते, उन्हें कहते हैं श्रवण बाधित बालक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। देखिए ऐसे जो बालक होते हैं इनके पाठ्यक्रम में निम्न चीजों का समावेश होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, पुस्तकों में भाषाई अंतःक्रिया को प्रमुखता देनी चाहिए। पुस्तकों में भाषाई अंतःक्रिया का मतलब, जैसे कि श्रवण बाधित बालक हैं तो अगर वे पहले अगर पढ़े हुए हैं, बीच में दुर्घटना हो गई है, उसके बाद वह सुन नहीं पा रहे अपने कानों से, तो पहले तो उनको भाषा ज्ञान है, ठीक है। तो जब भाषा ज्ञान है उनको, तो अब ये क्या करेंगे, वे बुक खोलेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई बालक है, ऐसे है बालक, ठीक है, और यहाँ भी कोई बालक है,
ये बालक हो गया। ठीक है, ये इसने कोई बात कही, ऐसे कोटेशन में आ गया, फिर इसने उस बात का रिप्लाई दिया, ये भी कोटेशन में आ गया। तब ये क्या है, जो पहले से भाषा को जानता रहेगा वो समझ लेगा कि ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है। यानी भाषाई अंतःक्रिया, जैसे कि आपका होता है वो क्या उस कहते हैं कि एकांकी, एकांकी हो गया। तो ऐसे ऐसी चीजों का क्या करना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रमुखता देनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, संसाधन कक्षों, विशेष अध्यापक एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संसाधन कक्षों यानी कि जो भी साधन है इन विशिष्ट बालकों के लिए, वो उस वातावरण से युक्त कक्ष हो। ठीक है, उसके बाद विशेष अध्यापक यानी कि जो बीएड, ये भी समझिए कि बीएड दो होता है, एक विशिष्ट बीएड और एक सामान्य बीएड। तो ऐसे अध्यापक हों जो कि विशिष्ट बीएड किए हों, उनके पास विशेष योग्यता वाले बालकों को पढ़ाने की डिग्री हो, यानी बीएड एससी हो, यानी बीएड स्पेशल हो। ठीक है, उसके बाद एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो, और जो इन बधिर बालकों के लिए आवश्यक उपकरण है उनकी व्यवस्था से युक्त शिक्षण संस्थान होने चाहिए। ठीक है, हमने भी बताया संसाधन कक्ष, संसाधन कक्ष का मतलब ये है कि कोई भी कक्ष है, कक्षा कक्ष है, उसमें स्पीकर लगे होने चाहिए जिससे कि सभी बालकों को स्पष्ट आवाज सुनाई दे। ठीक है, अब देखिए, श्रवण बाधित तथा बधिर बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थाओं को उठाना चाहिए। अगर शिक्षण संस्थान कुछ अपने दायित्व का निर्वहन करें इन बालकों को पढ़ाने हेतु, तो ये बालक निश्चित तौर पे अच्छे ढंग से सामान्य बालकों की तरह पढ़ सकते हैं। अगर ये बधिर बालकों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा संस्थान मेहनत कर दे, अच्छे अध्यापक रख दे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शिक्षण संस्थान जो होते हैं वे वेतन कम देते हैं अध्यापकों को, तो अध्यापक भी उतने मन से नहीं पढ़ाना चाहते हैं और उतना शिक्षण कौशल का यूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर शिक्षण संस्थान भी इन बालकों को प्रोत्साहित करे, समय समय पर खेल कूद का आयोजन कराए, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराए, उसके बाद उन्हें भ्रमण भी कहीं ले जाए, मतलब तरह तरह की जो पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं, नाटक है, सुलेख है, प्रतियोगिता है, इन सब का अगर बार बार अभ्यास कराया जाए, आयोजन कराया जाए, तो जो बालक है वह अच्छे ढंग से अधिगम कर सकेगा। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे बालकों के अभिभावकों के साथ साथ समय समय पर परिचर्चा का आयोजन विद्यालय को करना चाहिए। यानी कि ऐसे बालकों के गार्जियन के साथ साथ समय समय पर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करना चाहिए विद्यालय को, जिससे कि पता चल सके कि उनके अंदर क्या सुधार हो रहा है, क्या समस्या है। ठीक है, और उस हिसाब से उनका शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। अगला है कि पाठ्यक्रम में वाक्य रचना एवं आकृति निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है उनमें वाक्य की रचना, यानी वाक्य जो रचना होती है वह स्पष्ट हो, और आकृति निर्माण, जो आकृति, जैसे हमने बताया कि आकृति निर्माण कर करके पाठ्यक्रम बनाया जाए, जिससे कि बालक उसमें रुचि भी ले और उसमें क्या वो कहना चाह रहा है उससे वह समझ सके। ठीक है, आगे देखिए, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण किया जाए। जो शिक्षक हैं वह अगर शब्दों का उच्चारण सही ढंग से कर रहे हैं, उनकी जो होठ जो घूम घूम रहा है, उनका होठ जिसे हम बोलते हैं लिप्जिक, ये जो उनका होठ होता है वह सही ढंग से सही आकृति में घूम रहा है, जैसे कि वह बोल रहे हैं ओ, तो ओ बोलते समय उनका ओठ गोल हो रहा है। ठीक है, तो बालक समझ जाएगा कि लग रहा है सर ओ बोल रहे हैं, अगर उसे सही ढंग से सुनाई नहीं दिया तो भी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम ही लोग होते हैं, चीजें नहीं सुनाई देती हैं लेकिन फिर भी सामने वाला क्या बात कर रहा है, उसके भाव भंगिमा, उसके बोलने के तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि शब्दों का उच्चारण सही ढंग से किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। अगर इन सभी बिंदुओं का ध्यान दिया जाए तो श्रवण बाधित बालक जो आंशिक श्रवण बाधित है वह सामान्य बालकों की तरह थोड़ा सा मेहनत करके उनके श्रेणी में आ सकता है, और जो एकदम पूर्ण रूप से बधिर बालक है वह भी कुछ हद तक उनमें भी सुधार हो सकता है। ठीक है, तो यह बात होगी आपके श्रवण बाधित बालकों की। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद हम इसे इरेज करेंगे, उसके बाद दृष्टि बाधित बालक क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए चलिए अब हम अध्ययन करेंगे कि दृष्टि बाधित बालक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं अब दृष्टि बाधित बालकों की। तो दृष्टि बाधित बालक के विषय में कुछ लाइनें लिखी हुई हमने। देखिए, दृष्टि बाधित बालक से तात्पर्य संबंधित व्यक्ति के देखने की क्षमता से, यानी दृष्टि बाधित से
तात्पर्य संबंधित व्यक्ति के देखने की क्षमता से है, यानी कि देखने की क्षमता से ही पता चलता है कि कौन दृष्टिबाधित है, कौन दृष्टिबाधित नहीं है। आगे देखिए, आंखों की दृष्टि योग्यता से तात्पर्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकने से है। देखिए मतलब आंखों के दृष्टि योग्यता से मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति की जो आंख है वह कितनी दूर तक देख सकती है। इसी पे एक बात याद आ रही है कि एक बार हम और मेरा एक मित्र था, तो मैं और मेरा मित्र हम दोनों गए थे, हम दोनों आँख का जांच कराने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, खाली थे, हम लोग चले गए वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर बैठाया तो आगे लगा दिया, ठीक है, जो भी देखने वाला होता है, और ये लिखा हुआ था, बोला ये दिखाई दे रहा है, तो ने कहा हाँ। ये दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये घटना 2 साल पहले की है। तो हमारा दोस्त बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, वो जो बाहर दीवार पे लिखा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या कैसा है कि यहाँ से तुम लोग चलो, ठीक है, तुम लोग ये दवा लो विटामिन ए की और चलो यहाँ से। तो ये बात मुझे याद आ गई कि दूर की वस्तुओं से, मतलब जब भी आप आंखों का जांच कराने जाएंगे तो आपको नज़दीक किताब नहीं दिखाएगा, आपको बैठा देगा एक जगह और डॉक्टर जो है दूर की चीज़ें दिखाएगा आपको। दूरी पे कुछ लिखे होंगे, आकृतियाँ होंगी, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यही करने का अर्थ है कि दृष्टि योग्यता से तात्पर्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकने से है, यानी कितना दूर तक आपकी आंखें देख सकती हैं। आगे देखिए, इसका परीक्षण स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। ये जो आंखों का आंख कितनी दूर तक देख सकती है, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, इस चार्ट का निर्माण या विकास किसने किया था? हर्बर्ट स्नेलन ने किया था। इन्हीं के नाम पे स्नेलन चार्ट पड़ गया। ठीक, जिनकी दृष्टि का आकलन 20/200 हो, यानी 20/200, जिनकी आंखों का यह क्षमता हो, उसे उत्तम दृष्टि वाला मानते हैं। यानी कि जिनकी आंखों का आकलन 20/200 हो, यानी न्यूनतम 20 और उत्तम 200 फीट, ठीक है, उसे उत्तम दृष्टि वाला मानते हैं। कम से कम 200 फीट तक वह देख सके, और न्यूनतम जो है वह 20 फीट तक, और अधिकतम 200 फीट तक देख सके। यह एक स्वस्थ दृष्टि वाला व्यक्ति माना जाता है। आगे देखिए, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों में नेत्र की प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है, जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 होती है। 20/70 का मतलब यह है कि अगर कोई बालक दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है, यानी कि दृष्टि बाधित है, तो वह अधिकतम 20 फीट तक की दूरी को स्पष्ट देख सकेगा, जबकि सामान्य दृष्टि वाला जो व्यक्ति वह स्वस्थ दृष्टि वाला, वह 70 फीट तक की दूरी पर स्थित वस्तु को आराम से देख सकता है। ये कहने का अर्थ है। ठीक है, और ये जो आंखों की क्षमता होती है इसे हम डायोप्टर में नापते हैं। जो आंखों का लेंस होता है, आंखों के ऊपर लगता है लेंस, चश्मा जो होता है उसमें जो लेंस लगता है उसे डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, तो इसे प्रश्न भी आता है कि आंखों की ये लेंस जो होता है उसका जो क्षमता होता है उसे किस में मापते हैं। ठीक, तो लेंस की क्षमता को मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डायोप्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे दृष्टि बाधित बाल। आप समझ गए कि ऐसे बालक जिनकी आंखों में दोष हो। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हो, यानी बिल्कुल न दिखाई देता हो, या तो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक हो। जैसा कि हमने बताया आपको श्रवण बाधित वाले में कि पूर्ण रूप से श्रवण बाधित या आंशिक रूप से श्रवण बाधित। सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ भी है दृष्टि बाधित बालक में। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित जो होते हैं उन्हें चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा बोल्ड करके, यानी जो किताबें होती हैं वो बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में छपी होती हैं। ठीक है, आंशिक रूप से दृष्टि बालकों हेतु। और जो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का विकास किया गया है, यानी किताबों में अक्षर जो होते हैं छेदे हुए होते हैं, उन्हें बालक ऐसे रख रख के समझता है कि हाँ ऐसे क है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो अब हम बात करेंगे दृष्टि बाधित बालकों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम इरेज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, दृष्टि बाधित बालक का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो दृष्टि बाधित बालकों के पाठ्यक्रम में निम्न चीजों का समावेश करना चाहिए, निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि वे भी पठन पाठन अपना सही ढंग से कर सके। तो ये सबसे पहली बात है, संसाधन कक्षा कक्ष उपलब्ध हो, जैसा कि मैं संसाधन कक्षा कक्ष बताया आपको।
कि जो भी कक्षा कक्ष हो वह संसाधन से युक्त हो, यानी जो भी इसमें आवश्यक साधन है वे वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। आगे देखिए, बालकों हेतु ब्रेल से संबंधित आवश्यक सामग्री, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, बुलेटिन बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि बुलेटिन बोर्ड यानी जो सूचना पट होता है उसका निर्माण होना चाहिए विद्यालय में। उसके बाद रेडियो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक जो होते हैं वह सुन तो सकते ही हैं, भले नहीं देख सकते हैं तो कैसे। उसके बाद ब्रेल से संबंधित आवश्यक उपकरण, यानी जैसे कि ब्रेल लिपि में छपी हुई किताबें हैं, इन सब की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन जो है वह रचनात्मक किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम, पाठ्यक्रम में इंद्रिय प्रशिक्षण को शामिल करना। अब आप कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, थोड़ा सा इस पर मैं फोकस कर देता हूँ, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन अभी आपने पढ़ा नहीं है, बीएड सेकंड सेमेस्टर की बात है। तो एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, मतलब बीच बीच में मूल्यांकन करना। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन मतलब कि बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना बालक का, यही है। अब देखिए, पाठ्यक्रम में इंद्रिय प्रशिक्षण को शामिल करना, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो दृष्टि है वह अगर क्षीण है तो बाकी जो हमारी 4 ज्ञान इंद्रियां हैं वह तो सही ढंग से काम करें। अगर वो 4 सही ढंग से काम करती हैं तो अगर एक बाई डिसबैलेंस हो भी जाती है तभी मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो यही करने का अर्थ है कि पाठ्यक्रम में इंद्रिय प्रशिक्षण को शामिल करना चाहिए कि ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां जो भी हैं वह सही ढंग से कैसे काम कर सकती हैं, उनको विकास पर कैसे जोर दिया जा सकता है, कैसे फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी दृष्टि बाधित बालक के पाठ्यक्रम की। तो हम सबसे अंतिम बात करेंगे, जो हमारा आज का अंतिम बिंदु है, कि शारीरिक रूप से बाधित बालक, यानी फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन। ठीक है, तो शारीरिक रूप से बाधित बालक क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सभी हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, और एक बात हम और यहाँ बता देना चाहते हैं आप सभी को कि दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं ये अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए, यहीं पे विशेषताओं की अगर बात की जाए तो वातावरण के अनुसार ये दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं ये अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। उसके बाद यह जो दृष्टि बाधित बालक आपके होते हैं, इनकी विशेषताओं में दूसरी विशेषता ये है कि यह अपने आप को कम आत्मसम्मान की भावना से ग्रसित कर लेते हैं, यानी सोचते हैं कि इनका जो आत्मसम्मान है वह कहीं ना कहीं कुंठित जरूर हो जाता है, ये अपने को दीनहीन समझते हैं अन्य बालकों से। उसके बाद तीसरी विशेषता की बात करें हम तो ये साथियों द्वारा भी इनकी अवहेलना की जाती है, साथी भी इनको अस्वीकार करते हैं इनके साथ बैठने उठने से। ठीक है, आगे अगर चौथी विशेषता की बात की जाए तो जो समस्त ज्ञान होता है दृष्टि बाधित बालकों का, क्योंकि देख तो सकते नहीं हैं, तो जो समस्त ज्ञान होता है वह उनके सुनने की क्षमता निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि श्रवण इंद्रिय यानी कानों पर निर्भर करता है। और ये अमूर्त प्रत्ययों को, दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं वह अमूर्त प्रत्ययों को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि अमूर्त जो प्रत्यय होते हैं वह दिखाई देते नहीं हैं। जैसे अगर हमें लंबाई को समझना है, दूरी को समझना है, तो बिना देखे हम समझ नहीं सकते हैं। अगर हम आंखें बंद किए, कोई बता रहा 2 किलोमीटर दूर है तो 2 किलोमीटर कितना होता है हम समझ नहीं पाएंगे बिना देखे हुए। तो अमूर्त प्रत्ययों को समझने में ये दृष्टि बाधित बालक कठिनाई का अनुभव करते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शारीरिक रूप से बाधित बालकों की। इरेज करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कहीं नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए, गेज पेपर आप सभी के समझ हाजिर हो जाएगा 1 या 2 दिन में सारे विषयों का। बिल्कुल परेशान मत हुई, भरोसा किए रहिए आप सभी लोग, आप सभी के भरोसे पे हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं हम कि शारीरिक रूप से बाधित बालक। देखिए, हम बात करेंगे शारीरिक रूप से बाधित बालक की। तो शारीरिक रूप से बाधित बालक वाले होते क्या है, इनको समझते हैं। देखिए, शारीरिक रूप से बाधित का मतलब यह है कि शारीरिक निर्योग्यता। ठीक है, आप कहेंगे शारीरिक निर्योग्यता का क्या अर्थ है, तो शारीरिक निर्योग्यता, निर्योग्यता यानी योग्य नहीं है, यानी शरीर का कोई ऐसा अंग जो कि क्या है, योग्य नहीं है, यानी कि शरीर के किसी अंग का सामान्य रूप में कार्य न कर पाना, जिससे कि अन्य शारीरिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं, उन्हें शारीरिक निर्योग्यता कहते हैं।
ठीक है, यानी शरीर किसी अंग का सही ढंग से कार्य न कर पाना। जैसे आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपका कोई शरीर का अंग है, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, यह चोटिल हो गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो यह क्या है, यही है शारीरिक अपंगता या शारीरिक रूप से बाधित। ठीक है, यहाँ पे आप क्या होंगे, शारीरिक निर्योग हो जाएंगे, यानी कि आपका शरीर कोई अंग क्या है, वो योग्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही बात की जा रही है कि शारीरिक निर्योग्यता। अब हम बात करेंगे कि जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, विशेषताएं जानेंगे, विशेषताएं जानने के बाद हम उसके बाद फिर पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहली विशेषता यह है कि यह सामान्य व्यवहार करने में खुद को अच्छा मानते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं, समान व्यवहार, जैसे कि कोई बालक है, कोई समान व्यवहार कर लेता है, अपनी चीजें आसानी से कर लेता है, यह वैसे नहीं कर सकते। मान लीजिए हाथ गड़बड़ है, ठीक है, पोलियो हुआ है या जो भी है समस्या, तो अब जो काम सामान्य बालक कर लेगा अपने दोनों हाथों से, वह कार्य कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बात हो गई किसकी, शारीरिक रूप से बाधित बालकों की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता कि समान व्यवहार करने में क्या होता है, ये अच्छा होते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे इनकी विशेषताओं में, नोट करते रहिएगा, लेक्चर दे रहा हूं, क्योंकि अगर हर चीज़ लिखवा करके बताई जाए तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आप बीएड की कक्षा में हैं तो उच्च स्तर की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको छोटी कक्षाओं जैसा हर चीज़ लिख के नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आप भी कुछ से सुन करके अपने स्वयं की भाषा में लिखिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सब शारीरिक रूप से बाधित बालक की दूसरी विशेषता। तो ये जो बालक होते हैं नकारात्मक भावों से ग्रसित होते हैं, जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, ये सब इनके अंदर हमेशा मौजूद होता है। ये हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं, दूसरों को जब देखते हैं तो अपने अंदर हीनता का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्रोध करते हैं, ठीक है, कुंठा से ग्रसित रहते हैं। उसके बाद तीसरी विशेषता की अगर बात की जाए तो यह संपूर्ण शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। कौन, आपके शारीरिक रूप से बाधित बालक, क्योंकि शारीरिक शक्तियां तो इनकी होती हैं, ये भी लिखना जानते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपंगता है, शारीरिक रूप से बाधित हैं, तो एक अपने संपूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। ये चौथी विशेषता है, इन्हें किसकी जरूरत होती है, अतिरिक्त देखभाल की। अब हम बात करेंगे शारीरिक रूप से बाधित बालकों के पाठ्यक्रम, बालक का पाठ्यक्रम। अब इनका पाठ्यक्रम क्या होता है, देखिए हमने हर चीज़ों के लिए पाठ्यक्रम बताया, इनके लिए पाठ्यक्रम की चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। देखिए जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं, इनके पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विकास पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत विकास पर जोर, यानी कि हर बालक का विकास हो सके इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी के हाथ से अपंगता है, किसी के पैर से अपंगता है, तो वह उसको दूर कैसे कर सकता है, अगर दूर करने लायक है तो उसे उसका उपाय बताया जाना चाहिए, या उसकी क्षतिपूर्ति कैसे कर सकता है। मान लीजिए वह लिख नहीं सकता है तो एक अच्छा गायक तो बन सकता है, तो व्यक्तिगत विकास पर जोर देना चाहिए। उसके पास मांसपेशीय मांसपेशीय विकास कार्यक्रम, मांसपेशीय मांसपेशी विकास कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित आयोजन करा के। ये कहने का अर्थ यह है कि मांसपेशी विकास कार्यक्रम विद्यालय में आयोजन करा के, यानी कि जैसे मांसपेशी विकास कार्यक्रम मतलब कि योग है, ठीक है, तो योग के कार्यक्रम समय समय पर विद्यालय में आयोजित कराना चाहिए, या अगर हो सके तो इसके लिए एक अतिरिक्त समय सारणी में इसको स्थान देना चाहिए कि योग की क्लास है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होंगे उनका विकास हो सकेगा। उसके बाद प्रतियोगिता का आयोजन करा के, क्योंकि देखिए प्रतियोगिता से बालकों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना का विकास होता है, तो प्रतियोगिता का आयोजन करा करके
बालकों का विकास किया जा सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम में प्रतियोगिता को भी स्थान देना चाहिए और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी स्थान देना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जैसे कि नृत्य है, संगीत है, ठीक है, कविता पाठ है, इन सभी का भी आयोजन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण विधि, उपचारात्मक उपचारात्मक शिक्षण विधि जो होती है इसका प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि का मतलब यह है कि बालक को जहाँ समस्या हो उस समस्या का समाधान करने वाली शिक्षण विधि का सदैव प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से यह शारीरिक रूप से बाधित बालक का पाठ्यक्रम ही समाप्त होता है और आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर की सारी कक्षाएं समाप्त हो गई हैं। फर्स्ट पेपर आनंद सर के द्वारा, सेकेंड पेपर मनोविज्ञान मैंने पढ़ा दिया आपको जो कि जनवरी में ही खत्म हो गया था। उसके बाद थर्ड पेपर आज का खत्म हो गया आज की क्लास में, और फोर्थ पेपर जो था उसे अवनमणि शंकर सर ने खत्म कर दिया है 1 महीने पहले ही। तो इस तरह से आपकी सभी क्लासेस समाप्त होती हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं आप सभी को एक मैराथन क्लास दूंगा जिसमें कि जो भी प्रश्न छूटे हुए हैं आपकी किताबों से नहीं आते हैं, पाठ्यक्रम से नहीं आते हैं, बल्कि तो से हट के आते हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। एक क्लास आप सभी के समझ लेकर के हम जल्द ही हाजिर होंगे और आप सभी के समझ गेस्ट पेपर भी जल्द ही हाजिर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।